एवरीवन, भारत के भूगोल में आज हम अध्ययन करेंगे अपारंपरिक ऊर्जा के स्रोत। क्या होते हैं अपारंपरिक ऊर्जा के स्रोत? हम इनको नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत भी कहते हैं। ये स्रोत एक बार उपयोग होने के बाद पुनः उपयोग में लाए जा सकते हैं और ये जो ऊर्जा के स्रोत हैं असमाप्य होते हैं। हम ऊर्जा के लिए कोयला, खनिज तेल अथवा परमाणु खनिजों पर अधिक समय तक निर्भर नहीं रह सकते, क्योंकि ये जो सभी संसाधन हैं, कोयला है, खनिज तेल है, परमाणु खनिज है, ये सभी क्या होते हैं? समाप्य होते हैं। अर्थात इनको एक बार हम यूज करने के बाद दोबारा इनका उपयोग नहीं कर सकते। इसलिए अपारंपरिक संसाधनों से ऊर्जा के विकास की बहुत अधिक आवश्यकता है। ऊर्जा के अपारंपरिक स्रोतों में सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय अथवा तरंग ऊर्जा या समुद्री ऊर्जा भी कहते हैं हम इसको, भूतापीय ऊर्जा, जैव ऊर्जा या बायोमास एनर्जी, ये सभी क्या हैं? ऊर्जा के अपारंपरिक स्रोत हैं। ऊर्जा के जो अपारंपरिक स्रोतों का जो महत्व है, 1970 में इसको स्वीकार किया गया। ये माना जाने लगा कि ऊर्जा के जो नवीकरणीय संसाधन हैं वो ऊर्जा के सतत पोषणीय विकास का आधार हो सकते हैं। कौन से संसाधन? नवीकरणीय ऊर्जा के संसाधन। नवीकरणीय यानी जिनको हम बार बार उपयोग में ले सकते हैं। क्यों आधार बन सकते हैं? क्योंकि ये जो संसाधन है ये क्या है? असमाप्य है। कैसे हैं? असमाप्य हैं और पर्यावरण के हितैषी भी हैं ये, यानी इनसे कोई भी किसी भी प्रकार का प्रदूषण नहीं होता। पिछले 1/4 शताब्दी में ऊर्जा की अनेक नवीकरणीय प्रौद्योगिकी या तकनीकों का विकास हुआ तथा गांव और नगरों में इनका उपयोग भी शुरू किया गया। भारत इस समय संसार का एक ऐसा देश है जिसमें ऊर्जा के नवीकरणीय अपारंपरिक स्रोतों का उपयोग करने की तकनीकी विकसित कर ली गई है। भारत में ऊर्जा के जो गैर परंपरागत स्रोत हैं या अपारंपरिक स्रोत हैं, उनकी अनुमानित जो उत्पादन क्षमता है वो कितनी है? 95,000 मेगावाट। तो उसके बाद सबसे पहले हम देखते हैं सौर ऊर्जा। जब फोटोवोल्टाइक जो सेल होते हैं उनमें ऊर्जा की विपाशित यानी सूर्य से आने वाली किरणें क्या हो जाती हैं? सौर ऊर्जा में परिवर्तित उनको किया जाता है। फोटोवोल्टाइक सेल होते हैं, उन पर सूर्य की किरणें गिरती हैं और उन किरणों को क्या किया जाता है? ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, तो सौर ऊर्जा का उत्पादन होता है। सौर ऊर्जा का प्रयोग करने के लिए फोटोवोल्टाइक तथा सौर तापीय प्रौद्योगिकी बहुत क्या है? प्रभावशाली होती है। ऊर्जा के अन्य स्रोतों की अपेक्षा सौर ऊर्जा अधिक क्या होती है? लाभकारी होती है। ये लागत, प्रतिस्पर्धा, पर्यावरण अनुकूल तथा निर्माण में आसान है। सौर ऊर्जा कोयला अथवा तेल आधारित संयंत्रों की अपेक्षा 7% और नाभिकीय ऊर्जा से 10% अधिक प्रभावी है। ये सामान्यतः हीटरों, फसल शुष्कों यानी क्रॉप जो ड्रायर होते हैं, कुकर्स आदि उपकरणों में अधिक प्रयोग की जाती है। भारत के पश्चिमी भागों विशेषकर राजस्थान, गुजरात में सौर ऊर्जा के विकास की अधिक संभावनाएं हैं। थार का मरुस्थल जो राजस्थान में है वो सौर शक्ति का सबसे बड़ा केंद्र बन सकता है। भारत का
सबसे बड़ा सौर संयंत्र भुज के पास माधोपुर में स्थापित किया गया है। खाना बनाने के लिए विश्व की सबसे बड़ी सौर वाष्प प्रणाली राजस्थान के माउंट आबू में स्थापित की गई है। उसके बाद पवन ऊर्जा। पवन ऊर्जा पवन चक्कियों की सहायता से प्राप्त की जाती है। पवन चक्की पवन की गति से चलती है और टरबाइन को चलाती है। इससे गतिज जो ऊर्जा होती है उसको किसमें बदला जाता है? विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। सन्मार्गी पवनों और पछुआ पवनों जैसी स्थायी पवन प्रणालियां और मानसून पवनों को ऊर्जा के स्रोत के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त स्थानीय हवाओं, स्थलीय और जलीय पवनों को भी विद्युत पैदा करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। भारत में पवन ऊर्जा के विकास के लिए बहुत बड़ी महत्वाकांक्षी योजना तैयार की गई है, जिसके अंतर्गत 45 मेगावाट की कुल क्षमता के 250 वायु चालित टरबाइनों की स्थापना की जाएगी। देश में पवन ऊर्जा के उत्पादन की संभावित क्षमता 50,000 मेगावाट है, जिसमें से 1/4 का आसानी से उपयोग या विकास किया जा सकता है। पवन ऊर्जा के लिए राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र तथा कर्नाटक में अनुकूल परिस्थितियां विद्यमान हैं। गुजरात के कच्छ में लांबा का जो पवन ऊर्जा संयंत्र है वो एशिया का सबसे बड़ा संयंत्र लगाया गया है। पवन ऊर्जा का एक अन्य संयंत्र तमिलनाडु के तूतीकोरन में भी स्थित है। भारत, जर्मनी, अमेरिका, डेनमार्क और स्पेन के बाद भारत का विश्व में 5वां स्थान है पवन ऊर्जा के उत्पादन के लिए। उसके बाद आती है ज्वारीय या तरंग ऊर्जा। ज्वार तथा तरंगों में जल क्या रहता है? गतिशील रहता है, जिस कारण इसमें से अपार ऊर्जा होती है। ज्वार तथा तरंग से ऊर्जा प्राप्त करने के प्रयास 17वीं और 18वीं शताब्दी से ही किए जा रहे हैं। अनुमान है कि भारत में 8,000 से 9,000 मेगावाट संभावित ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा है। खंबात की खाड़ी सबसे अधिक अनुकूल है। खंबात की खाड़ी सबसे अधिक अनुकूल है, जहां पर 7,000 मेगावाट ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है। कितनी? 7,000 मेगावाट। इसके बाद कच्छ की खाड़ी में 1,000 मेगावाट और उसके बाद सुंदरवन में 100 मेगावाट ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है। समुद्री लहरों से विद्युत बनाने का भारत का पहला जो संयंत्र है वो केरल के विजिगम में तट पर लगाया गया था। इसकी उत्पादन जो क्षमता थी वो 150 मेगावाट थी। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी समुद्री ताप ऊर्जा से बिजली बनाने की अच्छी संभावनाएं हैं। उसके बाद भूतापीय ऊर्जा। भूतापीय 2 शब्दों से, भू यानी भूमि और ताप ये यानी तापमान, 2 शब्दों से बना है। भूतापीय, भू से भूमि और तापमान। अतः भूतापीय ऊर्जा वह है जो पृथ्वी के उच्च ताप से प्राप्त होती है। पृथ्वी के अंदर जो बहुत अधिक तापमान होता है उससे जब भूगर्भ से मैग्मा निकलता है तो अपार ऊर्जा निकलती है, निर्मुक्त होती है। इसके अतिरिक्त गीजर कूपों, झरनों से निकलने वाले गर्म जल से भी ताप ऊर्जा प्राप्त की जाती है। मध्यकाल से ही गर्म स्रोतों, झरनों और गीजरों का उपयोग होता आ रहा है। भारत में भूतापीय ऊर्जा संयंत्र हिमाचल प्रदेश के मणिकरण
मणिकरण, हिमाचल प्रदेश के मणिकरण में स्थापित किया जा चुका है। लद्दाख की जो पूगा घाटी है, लद्दाख की पूगा घाटी में भी भूतापीय ऊर्जा प्राप्त करने का एक संयंत्र स्थापित किया गया है। उसके बाद है जैव ऊर्जा। जैविक पदार्थों से प्राप्त होने वाली ऊर्जा को जैविक ऊर्जा कहते हैं। जैविक पदार्थ जैसे कृषि के अवशेष, नगरपालिका, औद्योगिक एवं अन्य अपशिष्ट पदार्थ जैविक पदार्थों के मुख्य उदाहरण हैं। इसे विद्युत ऊर्जा, ताप ऊर्जा अथवा खाना पकाने के लिए गैस में परिवर्तित किया जाता है। इससे कूड़ा करकट का निपटान भी हो जाता है और पर्यावरण के प्रदूषण जैसी समस्याएं भी हल हो जाती हैं। नगरपालिका कचरे को ऊर्जा में बदलने वाली ऐसी एक परियोजना नई दिल्ली का जो ओखला है वहां पर चल रही है। भारत में इसके अलावा 3 बायोगैस केंद्र हैं, कोयम्बटूर, उदयपुर और पूसा समस्तीपुर में स्थित हैं। तो ये थी अपरंपरागत ऊर्जा के स्रोत।